हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 का संपूर्ण हल। आज की इस वीडियो में देखेंगे। अध्याय 5 में आपका दिया है साम्राज्यों का उदय। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कौटिल्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय में आचार्य थे। देखिए, इस तरह से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर तक्षशिला। तो आप इस तरह आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा में है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पे दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सारनाथ में। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर कठोपनिषद से। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य धर्म चक्र में तिलियों की संख्या है। देखिए, धर्म चक्र में तिलियों की संख्या कितनी है, 24। तो आप इस तरह से आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वें में है धनंग किस वंश का अंतिम शासक था। तो देखिए, किस वंश का अंतिम शासक था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर नंद वंश का अंतिम शासक था। देखिए, यहाँ पे जो है आपके विकल्प वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6वें के पहले में देखिए दिया है, व्यापारियों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करने से व्यापार का विकास हुआ। तो यहाँ पे आप भरेंगे व्यापार। दूसरे में है अनेक भारतीय वस्तुएं स्थल मार्ग एवं समुद्री मार्ग से दूरस्थ देशों तक पहुँचाई जाती थी। तो यहाँ पे भरेंगे आप समुद्री। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में है राजा गुरु पौरस द्रास के शासक थे। और चौथे में है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और पांचवें में है संप्रांत सिद्धांत धर्म विजय की प्रमुख राजनीतिक अवधारणा है। और छठवें में है राज्य से कहीं अधिक विशाल क्षेत्र साम्राज्य कहलाता है। तो आप इस तरह से अच्छे से देख के रिक्त स्थान भरिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाते हैं अति लघुत्तरी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। आपको आंसर में कहना है मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन। 8वें में है चाणक्य मौर्य वंश का कुशल मार्गदर्शक किसे माना जाता है। तो आपको आंसर में करना है चाणक्य मौर्य वंश का कुशल मार्गदर्शक और प्रधानमंत्री माना जाता है, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां में है मेगास्थनीज कौन था। आपको आंसर में करना है मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत और इतिहासकार था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है आपका 10वां क्वेश्चन। 10वें में है अशोक के शिलालेख अनुसार देवा नाम प्रियदर्शी शब्द का क्या अर्थ है। तो आपको उत्तर में करना है देवा नाम प्रियदर्शी का अर्थ है देवताओं को प्रिय और सब पर कृपा दृष्टि रखने वाला शासक। 11 में पूछा है पौरस साम्राज्य शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के एम्पीरिया शब्द से हुई है। तो आपको उत्तर में करना है पौरस साम्राज्य शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा की एम्पीरिया शब्द से हुई है। आप इस तरह से 11 के आंसर में करेंगे। यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है लघुत्तरी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में है वाराणसी के पास स्थित सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है। तो आपको उत्तर में करना है वाराणसी के पास स्थित सारनाथ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ अशोक ने स्तूप और स्तंभ भी बनवाए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में है इतिहासकारों ने सम्राट अशोक को महान संरचनात्मक की संज्ञा क्यों दी है। तो आपको उत्तर में करना है इतिहासकारों ने सम्राट अशोक को महान संचालक की संज्ञा इसीलिए दी है क्योंकि उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य का बहुत ही कुशल तथा प्रभावी ढंग से संचालन किया। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए और धर्म तथा नीति के आधार पर शासन चलाया। आप इस तरह से 13वें के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 में है कौटिल्य चाणक्य ने नंद शासन का अंत करने की शपथ क्यों ली थी। उत्तर में कहना है कौटिल्य चाणक्य ने नंद शासन का अंत करने की शपथ इसलिए ली थी क्योंकि नंद राजा ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया था। उन्होंने नंद वंश के अत्याचारों और अन्यायपूर्ण शासन से प्रजा को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था।
आप इस तरह से 14 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है उत्तर प्रदेश से प्राप्त सोहलगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख में किस बात का उल्लेख है। आपको उत्तर में करना है उत्तर प्रदेश से प्राप्त सोलहगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख में यह उल्लेख है कि इस अभिलेख के माध्यम से गुप्त सम्राट ने ब्राह्मणों को भूमि दान की थी। इसमें भूमि भी सीमाएं दान का उद्देश्य और दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण का विवरण दिया गया है। यह अभिलेख गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था, भूमि दान की परंपरा और समाज की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। आप इस तरह से 15 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में है साहित्यिक ग्रंथों और उल्लेखों के आधार पर बताइए कि प्राचीन काल में भारत के संदर्भ में व्यापार की प्रमुख वस्तुएं क्या थी। तो आपको उत्तर में क्या है, प्राचीन काल में भारत के संदर्भ में व्यापार की प्रमुख वस्तुएं मसाले, कपास, रेशम, कीमती पत्थर, हाथी दांत, इत्र, चंदन, नील, लोहे के औजार और अनाज आदि थी। ये वस्तुएं देश के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। आप इस तरह से 16 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 17। 17 में है क्या कारण है कि व्यापारी शिल्पकारों, साहूकारों और कृषकों को श्रेणियों को महत्वपूर्ण माना गया। आपको उत्तर में कहना है व्यापारी शिल्पकारों, साहूकारों और कृषकों को श्रेणियों को इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि ये समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। ये लोग वस्तुओं का उत्पादन, व्यापार और वितरण करते थे, जिससे देश की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक व्यवस्था बनी रहती थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है दिए गए भारत के मानचित्र में लगभग 500 के पश्चात महत्वपूर्ण नगरों को चिन्हित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है उज्जैनी, कांचीपुरम, पाटलिपुत्र, काशी और मथुरा। इनको जो है आपको चिन्हित करना है। तो देखिए यहाँ पे है आपका मथुरा, यहाँ पे रहेगा आपका उज्जैनी, यहाँ पे है आपका कपिलयस, यहाँ पे है आपका काशी, यहाँ पे है आपका पाटलिपुत्र। तो आपको इस तरह से आपको चिन्हित करके आपको लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका दीर्घोत्तरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में है मौर्यकालीन नगरीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर में कहना है मौर्य काल में नगरों की व्यवस्था अत्यंत सुचारू और संगठित थी। नगरों की सुरक्षा के लिए चारों ओर मजबूत दीवारें बनाई जाती थी। मुख्य द्वारों द्वारा प्रहरी तैनात रहते थे। नगरों की साफ सफाई, पेयजल, सड़कें, बाजार और प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती थी। राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी नगर की देखरेख करते थे। बाजारों में विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध करती रहती थी तथा व्यापार और शिल्प को प्रोत्साहन दिया जाता था। इस प्रकार मौर्यकालीन नगर सुव्यवस्थित, सुरक्षा और समृद्ध थी। तो आपको इस तरह से 19 के आंसर में करनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी, लिखिए। तो देखिए समाज की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। लोग विभिन्न वर्गों में विभाजित थे। समाज में राजा, पुरोहित, सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार और किसान जैसे विभिन्न वर्ग थे। प्रत्येक वर्ग के अपने अपने कार्य और कर्तव्य निर्धारित थे। समाज में आपसी सहयोग, नियमों का पालन, सरल जीवन, धार्मिक मान्यताएं और परंपराओं का महत्व था। न्याय व्यवस्था, संगठित और शिक्षा एवं ज्ञान को भी आदर दिया जाता था। तो आपको इस तरह से समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 21 में है राज्य में सैन्य अभियान संचालित करने के लिए कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं। आपको उत्तर में कहना है राज्य में सैन्य अभियान संचालित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां शामिल होती थीं। इनमें सेना की तैयारी करना, सैनिकों की भर्ती करना, अस्त्र शस्त्र और रथों की व्यवस्था करना, युद्ध की रणनीति बनाना, शत्रु पर आक्रमण करना, सीमाओं की सुरक्षा करना तथा विजय के बाद राज्य का विस्तार करना और शांति बनाए रखना शामिल था। आप इस तरह से 21 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कौटिल्य के राज्य संबंधित अवधारणा का मूल दर्शन क्या था, समझाइए। कौटिल्य के राज्य संबंधित अवधारणा का मूल दर्शन प्रजा की सुख समृद्धि और राज्य की सुरक्षा था। उनके अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना और
उन्हें सुखी बनाना था। राज्य का संचालन न्यायपूर्वक नियमों के अनुसार और संगठित ढंग से होना चाहिए। कौटिल्य ने राज्य को एक सशक्त समूह और अनुशासित इकाई के रूप में देखा, जहां अर्थव्यवस्था, सेना, प्रशासन और न्याय प्रणाली सब मिलकर राज्य को मजबूत बनाते हैं। आप इस तरह से 22वीं के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23 में है इलेक्ट्रोटकस और जियोनोमिस्टिको के बीच संवाद की कोई एक रोचक दार्शनिक घटना का वर्णन कीजिए। आपको उत्तर में कहना है एक रोचक दर्शनात्मक घटना 2013 में केरल में आई बाढ़ के दौरान देखने को मिली। इस बाढ़ के समय वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से प्राप्त जियो इन्फॉर्मेटिक्स डेटा का प्रयोग किया और इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरणों जैसे जीपीएस, मोबाइल संचार और ड्रोन की सहायता से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सही जानकारी एकत्र की। इस डेटा के आधार पर नक्शे तैयार किए गए और राहत एवं बचाव दलों को सुरक्षित मार्ग बताए गए। इस सहयोग से हजारों लोगों की जान बचाई जा सकी। यह घटना दर्शाती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और जियो इन्फॉर्मेटिक्स मिलकर मानव सेवा में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से जो है हमने सारे क्वेश्चन के अच्छे से आंसर करा दिए हैं। आप अच्छे से देखिए, अपने वर्कबुक में लिख लीजिएगा और चैनल में न्यू है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।